जो संघ के दूसरे संगठन है उसमें चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, किस प्रकार से प्रवीण तोगड़िया को भगाया था और विश्व हिंदू परिषद का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा उसके बाद। संघ के अलावा जो लगभग 3 दर्जन संगठन हैं आरएसएस के, उनमें से किसी की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री पे सबसे बड़ा दबाव अमेरिका का है। आज दुर्भाग्य देखिए देश का कि हमारा एक दोस्त होता था रशिया, बिहार में ये चुनाव हार जाते हैं तो फिर इनको यहाँ से हटने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी अचानक से संघ की भर भर कर तारीफ करने लगे हैं। 11 साल में पहली बार हम लोगों को ऐसा देखने को मिला कि लाल किले की प्राचीर से संघ की तारीफ हो, संघ के मुख्यालय नरेंद्र मोदी चले जाएं और मन की बात में डेडिकेटेड संघ के लिए तारीफ की जा रही है, उस पर बात की जा रही है। आखिर नरेंद्र मोदी पर किस बात का प्रेशर है कि वो बार बार संघ की तारीफ कर रहे हैं? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। सर, नरेंद्र मोदी अचानक से संघ की तारीफ करने लगे हैं, आखिर चल क्या रहा है? बीजेपी में किस बात का प्रेशर पड़ रहा है? देखिए, आपको जो हालात अभी चल रहे हैं उनको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और 2024 में लोकसभा के जो नतीजे आए हैं वही इस सब का कारण है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने थे, वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुए 2024 में, और तब से आज तक वो संभल नहीं पा रहे हैं। तमाम जो उनके हथकंडे थे, तमाम जो उनकी नीतियां थी, तमाम जो उनके सिस्टम थे, सब फेल होते चले गए। बिल्कुल। मोटा मोटी अगर आप बात करते हैं, चाहे उनकी विदेश नीति हो, चाहे उनकी आर्थिक नीति हो, चाहे उनकी पार्टी की नीति हो, चाहे उनकी आरएसएस की नीति हो, तमाम नीतियां उनकी फेल हो गई। उन्होंने तो कहा था 24 से पहले कि अब हमें आरएसएस की संघ की जरूरत नहीं है, और नड्डा जी बड़े इंटरव्यू दे रहे थे हम लोगों को, मीडिया को बुला बुला के कि भाजपा इतनी मजबूत हो गई है कि अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं। और संघ ही नहीं, संघ के अलावा जो लगभग 3 दर्जन संगठन हैं आरएसएस के, उनमें से किसी की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो संघ के दूसरे संगठन है उसमें चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, किस प्रकार से प्रवीण तोगड़िया को भगाया था और विश्व हिंदू परिषद का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा उसके बाद। चाहे आप किसान संघ की बात करो, जो किसानों के हक में कोई बात करते थे, और किसान संघ था भारतीय जनता पार्टी का एक अंग था, उसको समाप्त कर दिया गया, उसकी कहीं कोई बात नहीं चल रही है। जो आजकल मोदी जी स्वदेशी जागरण की बात करते हैं कि स्वदेशी स्वदेशी की रट लगाए हुए हैं, इनका अपना जो स्वदेशी जागरण मंच था वो कहाँ है? उसको तो आपने भगा दिया, उसके लोगों को तो आपने पूछा नहीं। तो ये जिस प्रकार से सभी संगठनों को आपने छोड़ दिया, अलग कर दिया, तो आज आपको अपनी ताकत कमजोर होते हुए दिखाई दे रही। अब आपने जो पूछा है कि संघ की भर भर के जो तारीफ कर रहे हैं, संघ की भर भर के तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि संघ ने साफ कह दिया है कि अब आप बहुत कमजोर स्थिति में हैं, और आप जो ये सत्ता का त्रिशूल चला रहे थे, सत्ता का त्रिशूल का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, सत्ता, संगठन और राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों पे आपने कब्जा किया हुआ है, इसको त्रिशूल बोलते हैं। तो सत्ता दिल्ली की हो गई, संगठन भाजपा हो गया, और उसके बाद राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बिठाना, ये सत्ता का त्रिशूल है। और संघ ने फैसला कर लिया कि सत्ता का त्रिशूल अब मोदी के हाथ से ले लिया जाए। फिलहाल ये है कि सत्ता अगर आप चला रहे हैं तो संगठन हम चलाएंगे, ये संघ ने कह दिया है, और संघ अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहा है। अगर यही संघ के यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की स्थिति में होते तो अभी तक बना चुके होते, क्यों नहीं बना रहे? बिल्कुल। तो इसलिए मोदी जी बहुत दबाव में है, और इस दबाव का कारण कहीं ना कहीं इनका सब संगठन ध्वस्त होना और सारी बातें जो है इनकी जुमला सिद्ध होना है। उसी लिए आज ये सिर्फ जो है संघ की शरण में है और संघ की भर भर तारीफ कर रहे हैं। क्या मार्गदर्शक मंडल का भी दबाव बढ़ता जा रहा है? जैसे कि मुरली मनोहर जोशी हमें देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी जब संघ की बैठक हुई थी तो वहां पर 70 स्लाइड्स में उन्होंने कहा था कि देश की डी ग्रोथ हो रही है, और अब सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र भेजा गया है। आखिर चल क्या रहा है? मुरली मनोहर जोशी अचानक से इतने बगावती कैसे हो रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें 2014-2019 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, मुझे याद है मोदी जी 2019 में दोबारा शपथ लेने के बाद में मुरली मनोहर जोशी के घर पे गए थे। मोदी जी और अमित शाह उनका आशीर्वाद लेने गए थे, और तब मीडिया से बात करते हुए मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
और जनता और देश इनके साथ है, इसलिए मेरा भी आशीर्वाद इनके साथ है। लेकिन जो पिछले 5 साल में उन्होंने देखा और जिस प्रकार से उनकी तमाम नीतियाँ फेल हो रही हैं, तमाम उनकी जुमलेबाजी चल रही है, काम कुछ धरातल पे हो नहीं रहा है, उससे कहीं न कहीं आहत मुरली मनोहर जोशी हैं। और मुरली मनोहर जोशी बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो पहाड़ से आते हैं, उनको पर्यावरण और पहाड़ की भी चिंता है। ये सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने 70 स्लाइड पेश की थी एक संघ के कार्यक्रम में और उसके बाद उन्होंने 11 पेज की चिट्ठी चीफ जस्टिस को लिख दी है। तो ये जताता है कि कहीं न कहीं अब वो 2 चीज़ से आहत हैं। एक तो ये है कि उनको मार्गदर्शक मंडल में धकेल दिया गया, जबकि वो तो बहुत अच्छी स्थिति में थे और उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी वो काम कर रहे थे। एक तो उनको कहीं न कहीं वो टीस है। दूसरा ये है कि उसके बावजूद पार्टी 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं कर पाई है, जिस पे कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, वो कह सकें कि हमारे हमारे समय में ये एक बड़ा काम हुआ है। आपकी जीएसटी की जो नीति थी, जो आपने ढोल बजा के रात को 12:30 बजे पेश की थी पार्लियामेंट में और ये कहा था कि देश की ये दूसरी आज़ादी है, एक आज़ादी 1947 में मिली थी और एक आज़ादी आज 2016 में जीएसटी के साथ मिली है, वो टाई-टाई फिस हो गया। आज आपको वो कदम वापस लेना पड़ा। आपने जनता को लूट लिया। विपक्ष के नेता ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है और आप वो सिद्ध हो गया गब्बर सिंह टैक्स और आपको कदम पीछे लेने पड़े। तो कहीं न कहीं आप हर नीति में फेल हो रहे हैं। यही कारण है कि पार्टी के अंदर भी आपका विरोध शुरू हो गया है। और ये मैं आपको बता दूं, ये तो मुरली मनोहर जोशी ने इनके गले में घंटी बांधी है। अभी घंटी बजाने में चाहे रूडी हो बिहार के, चाहे वहां पे आर.के. सिंह हो, तमाम लोग अंदर से इस घंटी को बजाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अब ये घंटी बजेगी। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के अच्छे दिन समाप्त हो गए हैं और अब इनके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जी। चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे थे, चिट्ठी में आखिर मुरली मनोहर जोशी ने क्या लिख दिया है सीजेआई को? देखिए, मुरली मनोहर जोशी ने लिखा है कि जिस प्रकार से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस प्रकार से विकास के नाम पे कुछ निजी जो व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं, उनको फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है और लगातार प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। अगर हम देखें, हमने कभी भी अपने 3 या 4 दशकों की बात करें, इतनी तबाही पहाड़ों पर नहीं देखी जितनी इस साल इस सीजन में हमने देखी है। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से तबाही चल रही है, जिस प्रकार से लूट चल रही है, वो मुरली मनोहर जोशी से छुपा हुआ नहीं है। मुरली मनोहर जोशी भी पहाड़ से ताल्लुक रखते हैं और वो भी पर्यावरण और प्रकृति के विषय में जानते हैं और वो लगातार पहले भी आवाज उठाते रहे कांग्रेस के जमाने में भी। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार आवाज उठाई है। वो कहीं न कहीं इस चीज को लेके आहत हैं और मेन कारण तो मैंने आपको पहले बताया कि कहीं न कहीं वो पार्टी के अपने जिस प्रकार से अंदाज उनका चल रहा है कि उनको किनारे लगाया गया है, मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, वो भी एक टीस है। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि वो इस उम्र में ये चाहते हैं कि पार्टी भी बढ़े, संगठन भी बढ़े और कोई ऐसा काम हो जिससे देश को फायदा मिले। देश को फायदा मिलने के लिए कोई उस तरह का कोई बड़ा काम होने के लिए उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने खुद ही जिक्र किया था अपनी पिछली चिट्ठी में कि भाई देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हमारी आर्थिक नीतियां ठीक नहीं है। तो अगर वो ये चीजें मानते हैं तो वो जानते हैं कि कहीं न कहीं सिर्फ पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है, ये आम जनमानस के काम करने में फेल रही है और इनका फोकस सिर्फ जो है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना और आम जनमानस को नुकसान पहुंचाना ही है। इससे आहत होकर कहीं न कहीं मुरली मनोहर जोशी चिट्ठी लिख रहे हैं और बिगुल बजा रहे हैं इनके खिलाफ और अभी हो सकता है वो जल्दी कुछ और एक आध कारनामा करें, क्योंकि अभी वो धीरे-धीरे इस तरह की चीजों को कर रहे हैं और वो तो दिखाई दे रहे हैं सामने। उन लोगों की भी संख्या कम नहीं है जो पार्टी में विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी सामने आने से डर रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद आप देखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खस्ता है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन को लेकर चलने में बड़ी मुश्किलात आ रहे हैं। आज चिराग पासवान ने कह दिया है, चिराग पासवान के तमाम लोग दिल्ली में हैं, वो कह रहे हैं कि हमें 45 सीटें चाहिए। 45 से किसी तरह से उन्होंने 25 लोगों की लिस्ट भाजपा को दे दी है कि हम इन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन 25 में कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री हैं, कई सीटों पर नीतीश कुमार के हैं। तो ये मुश्किलात अमित शाह और नड्डा के सामने आ गई है, इससे वो कैसे निपटेंगे। तो कहीं ना
कहीं एनडीए क्या बिखर जाएगा, क्या सीटों का बंटवारा सही से हो पाएगा, तो बिहार में भी बड़ी मुश्किलात भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और अगर बिहार में ये चुनाव हार जाते हैं तो फिर इनको यहाँ से हटने में देर नहीं लगेगी और फिर पार्टी के अंदर संघ और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबके अंदर से विद्रोह की आवाजें आएंगी और तत्काल इनको हटाने का काम हो जाएगा। तो थोड़ा-सा ये है कि जब तक बिहार का इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक इस तरह के छुट-मुट आवाजें आपको सुनाई देंगी। बड़े स्तर पे अभी इस तरह की बात बिहार चुनाव के बाद ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। जी, और प्रधानमंत्री पर जिस हिसाब से हम प्रेशर देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार वो ऐसी खुले तौर पर संघ की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय जोशी का नाम जैसे सामने आ रहा था कि संघ सामने रख रहा है, तो क्या उसका भी प्रेशर है? इस वजह से भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से संघ को मना लें? देखिए, सबसे पहले आपने जो दबाव की बात की है प्रधानमंत्री पे, सबसे बड़ा दबाव अमेरिका का है। आज दुर्भाग्य देखिए देश का कि हमारा एक दोस्त होता था रशिया, चाइना जी। हमारा कभी दोस्त रहा नहीं है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध ठीक-ठाक रहे, बहुत दोस्ताना संबंध नहीं रहे हैं। हुँ, और आज छोटे से देश पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका के साथ दोस्ती बना के रखी हुई है। वहां के प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष जाके लंच और डिनर कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, और जिसको हम कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप हमारे दोस्त हैं, वो हमें पूछ ही नहीं रहे हैं। आज दुनिया में सबसे अधिक टैक्स हमारे ऊपर लग रहा है, हमें हर पल बेइज्जत किया जा रहा है। अभी 73 साल की महिला को वहां से हथकड़ी डाल के भेजा गया है। तो हर कोई मौका ट्रंप नहीं चूक रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मोदी के ऊपर बहुत भयंकर दबाव है, क्योंकि उनकी विदेश नीति फेल हो गई है। दूसरी अगर आप बात करते हैं कि संघ ने ये कहा है कि या तो आप संगठन चलाइए या आप सत्ता चलाइए, तो सत्ता तो ये छोड़ नहीं सकते, तो अब इस लिहाजा इनको संगठन छोड़ना पड़ेगा। और ये संगठन अगर छोड़ते हैं तो संगठन में जिस प्रकार से बात हुई कि संघ ने कहा भाई इनको ऐतराज है संजय जोशी के नाम पे तो शिवराज को बना दिया जाए, तो शिवराज ने साफ मना कर दिया। उसके बाद वसुंधरा राजे को कहा गया तो वसुंधरा राजे ने कहा मेरा कोई इंटरेस्ट दिल्ली में नहीं है, मैं सिर्फ राजनीति राजस्थान की करूंगी और उनकी नजर मुख्यमंत्री के पद पे है। तीसरे बचते हैं उसके बाद संजय जोशी या राजनाथ ने भी मना कर दिया तो संजय जोशी बचते हैं। संजय जोशी का नाम सुनते ही इनको ठंड लगनी शुरू हो जाती है, इनकी कपकपी बंध जाती है। और अब संघ ने साफ कह दिया है कि अगर हमें पार्टी को बचाना है, पार्टी को आगे लेके चलना है, तो संघ की तरफ से सिर्फ और सिर्फ संजय जोशी का नाम आगे आ रहा है। गडकरी का नाम बीच में आया था, गडकरी को घेरने का काम इन्होंने कर दिया था। इसीलिए शिवराज चौहान ने मना कर दिया कि अगर उनका नाम चलता है राष्ट्रीय अध्यक्ष में तो ये उनको भी घेर सकते हैं। जी। जी, गडकरी का आपने ज़िक्र किया, मेरा अगला सवाल इसी पर था कि आखिर गडकरी अचानक से इतना ज़्यादा बोलने लगे हैं सरकार के खिलाफ, उन पर क्या संघ का बहुत ज़्यादा हाथ है? और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चलाया गया, तो वो कैंपेन उनके खिलाफ कौन चला रहा है? क्या बीजेपी के अंदर से ही उनके खिलाफ साजिश हुई है? देखिए, अगर आप गडकरी की बात करते हैं, गडकरी को पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में संघ का हाथ था और संघ हमेशा क्या करता है कि दूसरी लाइन के नेताओं को तैयार करके रखता है। आज जहां मोदी जी खड़े हैं, ये एक समय पे दूसरी लाइन के नेता थे। पहले लाइनर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, और सेकंड लाइनर में एक जो लॉबी तैयार की गई थी उसमें मोदी और दूसरे लोग थे। अब मोदी जी जहां समाप्ति की ओर चल रहे हैं, वहां पे सेकंड लाइनर इस तरह के नेताओं की जरूरत आज संघ को है। तो उसी को सोचते हुए गडकरी को आगे बढ़ाने का काम संघ कर रहा है, लेकिन ये अभी छोड़ना नहीं चाहते। और इन्होंने ही आक्रमण किया नितिन गडकरी के ऊपर और उसके बेटों के ऊपर, जो है ये आरोप लगाया कि वो एथेनॉल की फैक्ट्री एथेनॉल की फैक्ट्री चला रहे हैं, उससे मुनाफा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन वो बड़ा हास्यास्पद है, एथेनॉल की लगभग 300 कंपनियां देश में काम कर रही हैं और वो बिना पेट्रोल कंपनियों के, बिना पेट्रोल मिनिस्ट्री के कैसे काम कर सकती हैं। तो आप खाली नितिन गडकरी के लड़कों पे आरोप लगा दें, आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात ना करें, आप हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की बात ना करें जहां पे कारें बनती है, उनकी रणनीति तय होती है। तो ये हास्यास्पद है और ये जताता है कि कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। और वो इसलिए किया जा रहा है कि संघ कहीं न कहीं गडकरी को आगे बढ़ा रहा है, गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या गडकरी को मोदी की जगह पे पीएम बनाया जाए। इस पर विचार जब जब संघ करता है तब तब गडकरी के पीछे ये लोग पड़ जाते हैं। इसी डर की वजह से शिवराज
घुसना नहीं चाहते उसमें, और वसुंधरा राजे दिल्ली आना नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर इस तरह से वो फ्रंट पे आएँगे तो उनके खिलाफ इस तरह की चीज़ें चलेंगी। लेकिन संजय जोशी सारी चीज़ भुगतान कर चुके हैं। संजय जोशी के पास खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहां उनके सामने है। इसलिए संजय जोशी लाठी लेके तैयार है कि कब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और वो अपनी लाठी का प्रयोग शुरू करें। जी। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, क्या उनको इसका कुछ फ़ायदा होगा? सार्वजनिक रूप से वो जितनी तारीफ कर रहे हैं संघ की, क्या संघ मानेगा उनकी बातों को कि ये बस तारीफ़ें ऐसी ही तारीफ़ों में ही चली जाएँगी? देखिए महिमा, मुझे लगता है कि ये आखिरी दौर है मोदी हुँ, जी का, और आखिरी दौर में अब आप कुछ भी करते रहिए, अब हुँ, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चार चौतरफा घिर चुके हैं, आपकी विदेश नीति हो, देश नीति हो, हुँ, अर्थनीति हो, राजनीति हो, आप सब में फेल रहे हैं। और आप जिस प्रकार से आपके ऊपर तमाम आरोप वोट चोरी के लग रहे हैं, तमाम सिस्टम आरोपी के लग रहे हैं, तमाम आप जो है फर्जी जुमलेबाजी करते हैं। आज किस प्रकार से आसाम में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है जो आपने जी, 2016 में वहाँ के लोगों से वायदा किया था। हुँ, आज आप जिस प्रकार से आपने गिरफ्तारी वांगचुकी की है, हुँ, यही वांगचुकी तारीफ़ें एनएसए आप लगा कर दिया रहे थे उनके कुछ दिन ऊपर। पहले। तो ये कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें मोदी जी घिर चुके हैं। अब हुँ, खाली आरएसएस की तारीफ़ करने से वो नहीं बच पाएँगे। अब उनकी विदाई का समय आ गया है, और मुझे लगता है कि उनकी विदाई अगर टल सकती है, तो वो सिर्फ़ बिहार चुनाव तक टल सकती है। बिहार चुनाव के बाद इस मामले पे बड़ा निर्णय होगा, जहाँ पे इनको अंतिम जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इनका समय समाप्त हो चुका है। हर एक का एक समय होता है, 10 हुँ, साल, 11 साल इनकी तूती बोली है, और 10 साल इन्होंने इस तरह का राज किया है कि आज हुँ, तक कोई ना प्रधानमंत्री आया है, ना आएगा। हुँ, जिस प्रकार इन्होंने 10 साल तक राज चलाया है, अब बिल्कुल, 11वें साल में डगमगाए हुए हैं, तो हुँ, मुझे लगता है कि इनका विदाई समारोह बहुत जल्द होने वाला है। जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी बातें बताने के लिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से संघ सामने आया है, संघ की बार-बार तारीफ़ें प्रधानमंत्री को करनी पड़ रही है और इस तरीके से तारीफ़ें करने के बाद भी कुछ लग नहीं रहा है, पॉज़िटिव वे में प्रधानमंत्री के कुछ जा नहीं रहा है और इस वजह से वो बहुत घबराए हुए हैं और हर वो एक चीज़ करना चाहते हैं जिससे वो संघ को खुश कर ले, लेकिन संघ मानने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि आखिर कैसे संघ में बातचीत होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या होता है और जो बिहार चुनाव के बाद बहुत बड़ा बदलाव जिसकी बात केपी मलिक जी कर रहे थे, देखना होगा क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।